ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है और आइए अब शुरू करते हैं सवालों के दौर को। जी पूछिए आप अपना सवाल। नवजात शिशु का ख्याल रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और खास तौर पर जब अगर प्री मैच्योर डिलीवरी से हुआ हो तो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और काफ़ी मुश्किल है इसका जवाब भी, क्योंकि इसको एक डॉक्टर के हिसाब से बताना अलग चीज़ है और एक कॉमन पब्लिक के हिसाब से बताना अलग चीज़ है। क्योंकि पब्लिक को सही मायनों में पता होना चाहिए कि अगर बच्चा जब घर पर है, एक नॉर्मल न्यूबॉर्न है जो 3 किलो से ऊपर का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। लेकिन जहां आपने ये कहा कि प्रीमेच्योर अगर डिलीवरी हो जाती है, बच्चा छोटा है और ख़ासतौर से अगर 2 किलो से नीचे है, तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ये कि बच्चा इसके अंदर चर्बी नहीं होती, बहुत जल्दी ठंडा होने का चांस होता है, बच्चे को अच्छी तरह कवर करना होता है, वो दूध ठीक से पी के निगल नहीं सकता, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ फीडिंग। उसमें पीता है तो फेफड़े में ले जाने के चांस होते हैं, तो उसको फीडिंग के बहुत एहतियात से की जाती है। बच्चे को कैसे फीडिंग करना, ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग, कमज़ोर बच्चा है वो ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं ले पाता है, तो उसके भी हेल्प की ज़रूरत होती है। और अगर पहला बच्चा है तो माँ को बहुत इसकी ज़रूरत होती है कि उसको कोई समझाए कि किस तरह से इतने कमज़ोर बच्चे को ब्रेस्ट फीड किया जा सकता है, और अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते हैं तो माँ का दूध निकालने के बाद किस तरह बच्चे को दिया जाए, तो उसकी, और बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें उसको कोई भी हेल्थ वर्कर, जैसे आशा वर्कर्स जो आजकल गवर्नमेंट ने जिनको 1 पर 1000 पॉपुलेशन के लिए किया है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान है कि वो घर जाती हैं और जाके समझाती हैं कि इस बच्चे को किस स्तर पे इसको देखभाल करनी है, या इसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, ये घर पे इसको नहीं देखा जा सकता, ये सब बातें वो बताते हैं। अगला सवाल। मैं नीलिमा मैम से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि शिशु मृत्यु दर के लिए अनट्रेंड दाइयाँ कितनी बड़ी समस्या है, विषय है? जो आप ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट दाइयों को जो ना गांव में होती है, बड़ा कैच-20 वाला सिचुएशन है। कई जगहों पर उन्हीं की वजह से ही जो कुछ भी है आप सुविधाएं और जानकारी पहुंचा पा रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो अभी हमने जहां पर बहुत ज्यादा आशा भी अभी नहीं थी, तो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट को ही ट्रेन कर करके काम चल रहा था। तो दोनों हिस्से हैं इस बात के। एक, अगर वो नीम हकीम खतरे जाने, यानी उनको जानकारी नहीं है, तो वो नुकसानदेह है, ठीक है। अगर आपने उनको बेसिक जानकारी, जो कि रोकथाम वाले तरीके हैं, हाइजीन, स्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट, और कैसे उसको गर्मी देना है बच्चे को, जो कुछ बेसिक बच्चे की जान बचाने के लिए क्रिटिकल जानकारी अगर आप उन्हें दे देते हैं, तो वो आपका एक वो बन जाते हैं, बिल्कुल आशा की तरह का एक माध्यम बन जाते हैं बचाने का भी। अगर आप उनको रेफरल, यानी आप पहचानना कि ये मुश्किल आने, ये अगर सिम्टम है तो ये मुश्किल केस है, आप इसको हाथ, आप बिल्कुल उसको चेकअप के लिए ले जाइए, आप हाथ ना लगाइए, ये अगर उसको जानकारी दे दीजिए तो वो आपके फैसिलिटेटर हैं। अगर अच्छा पीएचसी काम कर रहा है तो वो आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोनों बातें, जहां जानकारी उनको नहीं है वहां वो नुकसानदेह है, जहां उनको जानकारी दे दी गई है, ट्रेन किया है, उन्हीं को ही कई जगह पर आशा की तरह पर लेने की कोशिश की गई है, वहां वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगला सवाल। तो बात जानकारी पे और ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर डॉक्टर राजीव टंडन। मुझे ये पूछना है कि लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों की मोर्टेलिटी रेट हमारी गवर्नमेंट के और हमारी सोसाइटी के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है? बहुत बड़ी चिंता का विषय है, गवर्नमेंट के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। और सिर्फ मैं इसमें लड़कियों और लड़कों का मोर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर ही की बात नहीं करूंगा, इसमें ये पूरा इशू वो बच्चे जो जब पैदा होते हैं उन्हें जीवित दिखाया नहीं जाता या जीवित होते नहीं, इसको स्टिल बर्थ कहते हैं। अगर स्टिल बर्थ के जो कुछ कहीं कहीं से आंकड़े आ रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि 85% वो सब लड़कियां ही हैं। तो इसमें ये सारा जो सोसाइटी की सोच है, सोसाइटी की जो प्रेफरेंस है सिर्फ लड़कों के लिए, फैमिली में प्रेफरेंस है सिर्फ लड़कों के लिए, इस सब के इश्यूज आ रहे हैं। इसमें सरकार मेजर स्टेप्स ले रही है, कुछ लीगल स्टेप्स ले रही है, कुछ कम्युनिकेशन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पार्टनरशिप्स के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम बहुत मेजर है और ये प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली उन एरियाज में जो ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा एजुकेटेड है या ज्यादा अर्बन है, वहां और भी ज्यादा है ये प्रॉब्लम। तो ये एक बड़ी अजीब सी समस्या है जहां पे टेक्नोलॉजी ने किसी तरह का मदद नहीं किया और हार्म ज्यादा कर रही है। तो इशू
बहुत बड़ा है, इशू बहुत मेजर है। इसको हाईएस्ट लेवल पे पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक और प्रोग्रामेटिकली इसको देखा जा रहा है। ये कहें कि कुछ बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है अभी तक, ये नहीं, क्योंकि ये मेजर इशू है। ये इशू एकदम से ठीक होने वाली चीज नहीं है। अगला एक सवाल डॉक्टर किरण मैम से क्वेश्चन, ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर का ना होना चिंता का विषय है। गांव तक के वही जो पहुंच की बात है, डॉक्टर्स का ना होना कितनी बड़ी चिंता का विषय है और शिशु मृत्यु दर पर उस पर कितना असर पड़ता है? डॉक्टर का ना हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे तो डॉक्टर होता है, बट वहाँ पे सब सेंटर जो होते हैं वो सबसे पास जो है 3 से 5 हजार जो पॉपुलेशन है उसके लिए सब सेंटर होता है। वहाँ पे एएनएम होती है और वहाँ पे जो गांव में आशा होती है और एएनएम को पूरी ट्रेनिंग होती है कैसे बच्चे को की देखभाल करनी है। तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है और जैसे लक्षण होते हैं, जो डेंजर साइंस होते हैं, कैसे उनको देखना और किस टाइमली उनको ठीक टाइम पे उनको रेफर करना। और जैसे आपने बोला डॉक्टर की पहुंच, इतने डॉक्टर हमारे पास हैं भी नहीं जो हर गांव तक या हर सब सेंटर तक पहुंचे। पर आज फिलहाल प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक डॉक्टर की हैं, पोस्टेड होते हैं। कई जगह वहां नहीं भी जा सकते क्योंकि बहुत दूर दराज होता है। ये बात तो बहुत सालों से चल रही है। इतने डॉक्टर हमारे हिंदुस्तान में हैं भी नहीं जो हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पोस्ट हो सके। और अगर होते हैं, बिकॉज इतनी दूर दराज जगह है, वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है। सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, इसलिए डॉक्टर्स ज्यादा बन नहीं पाते, ये वजह है? या जो डॉक्टर्स बनते हैं वो बाहर चले जाते हैं? नहीं, जितनी जरूरत है डॉक्टरों की उतने डॉक्टर्स फिलहाल है नहीं। अभी हमारे पास डॉक्टरों की कमी है। और बड़े और भी विकल्प हो रहे हैं। कोई स्टेट्स जैसे असम वगैरह में उन्होंने 3 साल का कोर्स कराया है, रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स बनाए हैं, उनको 3 साल बेसिक एजुकेशन दी है, उनको वहाँ पोस्ट किया गया है। काफी सारे विकल्प हैं। ट्रेनिंग के माध्यम से जो डॉक्टर की जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करें जब तक हमारे डॉक्टर्स और ज्यादा आए और वहां तक पहुंचे। अगला सवाल है। जो आपने बताया कि डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हम लोग बेसिक, मैं गांव से हूं, जानता हूं, वहां पे तो मैम इस तरह के पोस्टर बैनर भी नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें सरकार क्या कर रही है? पोस्टर बैनर पहुंच नहीं पाते जी बिल्कुल नहीं पहुंच पाते वहां। तो इस तरह की जानकारी शहरों में जानकारी दी जाती है जहाँ पे लोगों को पता होता है, लेकिन गांव में इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं। वहाँ पे पोस्टर बैनर भी नहीं पहुंचते, ना तो वहाँ पे मीडिया कुछ इस तरह का कर रही है। नहीं, मैं इतने पूरी तरह से आपसे इस पे सहमत, क्योंकि हम भी पूरे गांव में, काफी पूरे देश में घूमे हैं। और जब से एनआरएचएम आए तब से तो पोस्टर्स वगैरह तो सब जगह हैं, सब जगह मिलते हैं। हो सकता है कहीं आप जहाँ कह रहे, आप सही कह रहे हो कि जहाँ जिस गांव में आप हो या जिस सेंटर में आपने देखा वहाँ कमी है। बट आज की तारीख में मीडिया का जो स्पेशली जो पोस्टर्स, दीवारों पे जो वॉल राइटिंग है वो काफी हद तक बढ़ी है। उसके माध्यम से वहाँ किस तरह की कोशिश की जा सकती है? मतलब अगर मान लीजिए इन्हीं के गाँव में नहीं है, ये क्या कर सकते थे वहाँ? आप जो सही जानकारी है वो आप अपने कम्युनिटी लेवल पे जो है, आप कई सारे उपाय भी हैं, कई नुक्कड़ नाटक के द्वारा, कई जैसे पंचायत होती है उनके माध्यम से, आशा जैसे विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे जो होता है VHND जो हर गांव में होता है, उसके माध्यम से आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम सब मिलके जानकारी देती हैं। अगर आपके पास पोस्टर्स नहीं भी हैं तो उनके माध्यम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और आप जहां बता रहे हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे कि सब जगह तक पहुंचे। क्या कहना चाह रही? बस इतना कह रही थी कि जिन जगहों पे नहीं कुछ पहुंच रहा है, ऐसे गांव तो बहुत हैं, अभी भी हैं, तो वहां से जैसे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली और आप बाहर आए, तो फिर आपका ये दायित्व बनता है कि आप वापस गांव को क्या दे रहे हैं। तो आपका फिर आपको वो तरीके खोजने चाहिए, वहां वो लोग ढूंढने चाहिए, ये जानकारियां वहां तक पहुंचाना आपका फिर वापस देने का दायित्व बनता है। क्योंकि ऐसे ही हम लोगों ने अपने गाँव में किया है। तभी पूरा ये जो भैया समाज सेवा का कार्य का इथॉस ही यही है कि आप अपने परिप्रेक्ष्य में आपके यहाँ क्या है, क्या मुश्किल है, और उसके लिए अगर आपको बाहर आने का मौका मिला तो वापस दीजिए। वो आपका महत्वपूर्ण भूमिका है और है ऐसे गांव, फर्ज है आपका। बिल्कुल। अगला एक सवाल है। मेरा सवाल डॉक्टर मुस्तफा से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी के पर ध्यान देना कितना जरूरी है, और जो अस्पताल इन सब से लैस है क्या वे इतने सक्षम हैं कि किसी भी क्रिटिकल कंडीशंस को अच्छे से हैंडल कर पाए?
पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी, मैं समझता हूँ शायद आप ये कहना चाहती हैं कि जो फर्स्ट मंथ में यानी नवजात शिशु वाली जो मोर्टेलिटी है, तो बेसिक ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी इसमें इस उम्र के बच्चों में जो मौत होती है वो इसलिए नहीं होती कि उनको कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी थी जिसको बहुत ज़्यादा बड़ी मशीनों से ट्रीट करना था, वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि ज़्यादातर उन बच्चों में जो मौत होती है वो जो माँओं को सही से पता नहीं होता। इसमें हेल्थ एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल है, और हमारी जैसे आशा हैं और ANM वर्कर्स जो होते हैं, इन सब की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत कम ऐसे इश्यूज होते हैं जहाँ पर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हेल्प की ज़रूरत हो, वरना ये ज़्यादातर जो आप देखेंगे इन बच्चों की मौत बहुत ही छोटे ऐसे कारणों से हो जाती है जो बहुत आसानी से सुलझाए जा सकते थे, जिसमें इन मशीनों की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक आता है सवाल इस बात का कि मशीन होनी चाहिए, तो अब गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी न्यूनेटल यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर अच्छी एक एवरेज हम सपोर्ट दे सकते हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम टॉप लाइन बिल्कुल 500 ग्राम के बच्चे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम कम से कम 1.5-2 किलो के बच्चों को बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो बेसिक इशू वहाँ नहीं है, और छोटे बच्चों का दर बहुत कम होता है, वो बहुत कम बच्चों को इसकी ज़रूरत होती है कि जिनको इतनी सोफिस्टिकेटेड हेल्प की ज़रूरत हो। तो सारी प्रॉब्लम है हमारे वर्कर्स की। वही कह रही थी कि अब सरकार के द्वारा हर जहाँ जहाँ बच्चा पैदा होता है वहाँ न्यूबॉर्न कॉर्नर, न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट और सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट वो डेवलप किए जा रहे हैं। जैसे जितना पास हो सके, बच्चे को बहुत दूर तक नहीं ले जाना पड़े, जितना पास हो सके उसको वहाँ पे केयर मिले। मेरा सवाल डॉक्टर मित्तल से है कि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए किस तरह की केयर की जरूरत होती है? एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने, हाँ जी, स्वस्थ बच्चे को एक स्वस्थ माँ ही जन्म दे सकती है। इसका मतलब उसकी पहले तो एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर वो बहुत यंग है, बहुत जल्दी देगी, तो वो खुद ही अभी डेवलप नहीं है। तो हम लोग कहते हैं ऑप्टिमल एज जो होती है वो 20 से 30 साल के बीच में होती है। फिर उसका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से ऊपर होना चाहिए कम से कम। वो खुद अनिमिक नहीं होनी चाहिए, वो खुद कुपोषण की शिकार नहीं होनी चाहिए। और डेफिनेटली अगर वो प्लान करके अपनी प्रेगनेंसी करेगी और शुरू से अपना ध्यान रखेगी, तो हम सप्लीमेंट देते हैं उनको फोलिक एसिड का, क्योंकि कई बच्चों की मृत्यु जो होती है वो इसलिए भी होती है कि उनमें कुछ कंजेनिटल डिफेक्ट्स होते हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती है या स्पाइन, वो प्रिवेंट हो सकते हैं अगर वो पहले से इन चीजों का ध्यान रखे। उसके बाद जैसे ही उसको पता लगता है कि भाई अब मैं गर्भवती हूँ, उसको अपना खास ध्यान रखना चाहिए, अपनी खुराक का खास ध्यान रखना चाहिए, अपने वर्क का खास ध्यान रखना चाहिए, उनके पतियों को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर वो स्मोक करेंगे, उनकी प्रेजेंस में बीड़ी या सिगरेट पिएंगे, वो भी बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। माँ को खुद को भी तंबाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए या अल्कोहल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ना सिर्फ वो अपनी खुराक का ध्यान रखे, बट इन सब चीजों से भी बचे कि उसको कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं हो। उसके बाद हम कहते हैं कि महीने में एक बार उसको अपना चेकअप कराना चाहिए कि उसमें भी कोई बीमारी नहीं बढ़ रही है और बच्चे की ग्रोथ भी ठीक हो रही है। अगर वो अपना रेगुलर चेकअप कराती रहेगी तो बहुत सारी जो खतरनाक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उनसे वो बच सकती है। और ऑफ कोर्स प्रसव पूर्व तैयारी उसको अपनी करनी चाहिए कि अब ये मेरी ड्यू डेट है, मेरा गर्भ आने वाला है, तो वो बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं हो कि सडनली दर्द शुरू हो जाए और उसको जो जहां पर भी वो जाना चाहती है इंस्टीट्यूशन में पहुंचने में टाइम लगे। तो पहले से अपना ट्रांसपोर्ट का अरेंज करके रखेगी वो, और पहुंचेगी वहां टाइम से और वहां दिखाएगी। और उस समय भी, और बाकी जो बातें इन्होंने कही कि स्वस्थ शिशु के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चा जो पैदा हो वो स्वच्छ वातावरण हो, क्लीन वातावरण हो, ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को हाइपोथर्मिया या बहुत टेम्परेचर उसका फॉल हो वो भी नुकसान करता है। और जैसे ही बच्चा पैदा हो तो वो तुरंत उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी शुरू करे। बिल्कुल, सवालों का दौर। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि अपने 2 बच्चों के जन्म में भी 3 से 5 साल का अंतर रखे। अगर उसको बहुत जल्दी जल्दी बच्चे होंगे तो ना सिर्फ उसका स्वास्थ्य खराब होगा, पर बच्चों की शिशु मृत्यु दर भी बढ़ जाएगी। 2 बच्चों में अंतर जरूर रखें। बहुत आपने वैल्यूएबल एक कमेंट दिया है। हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। सवालों का दौर जारी रहेगा।